जिसमें मोहम्मद अहमद खान अपनी पत्नी शाह बानो को तलाक देते हैं और उस समय शाह बानो का उम्र 60 वर्ष से अधिक था और शाह बानो कहती हैं कि इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, दूसरी शादी भी नहीं होगी और हमें तलाक दे रहे हैं, हम कैसे अपना जीवन आगे चलाएंगे, जीवन को निर्वाह कैसे करेंगे। तो दोस्तों वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का भाग 4 जिसका नाम है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। दोस्तों यह टॉपिक यूपीएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग इस टॉपिक में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। इस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है और उनके जो सब आर्टिकल हैं यानी कि अनुच्छेदों में भी जो अनुच्छेद हैं जैसे बी सी डी इस प्रकार के जो भी अनुच्छेद बाद में जोड़े गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हुए हैं और वह फैसले किस अनुच्छेद से संबंधित हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ संविधान संशोधन, जो भी संविधान संशोधन द्वारा जो चीज़ें जोड़ी गई हैं उसको भी साथ में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग शुरू करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो वर्णन है यह भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में, ये भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किस चीज का उल्लेख है, वह है डीपीएसपी। ये भी पूछ सकता है कि डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अगर पूछ ले कि डीपीएसपी का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है तो वह है 36 से लेकर 51 तक। दोस्तों जो डीपीएसपी की अवधारणा है इसको हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगर पूछ ले कि डीपीएसपी का अवधारणा यानी कि डीपीएसपी को जो अवधारणा है या डीपीएसपी को हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है तो वह होगा आयरलैंड। इसको नहीं बोलना कि डीपीएसपी का हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। तो डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर तीसरा बात है दोस्तों, ये जो डीपीएसपी है इसका उल्लेख 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भी डीपीएसपी का उल्लेख था। जब हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे थे संविधान के, तब हम लोगों ने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। उसमें भी हम लोग बोले थे कि डीपीएसपी का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 35 यानी कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी किया गया है। वहां पर डीपीएसपी यानी कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वहां पर निर्देशों का उपकरण कहा जाता था। जो डीपीएसपी है 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी इसका उल्लेख था। राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी था। वहां पर इसे निर्देशों का उपकरण, अगर पूछ ले कि 1935 में भारत शासन अधिनियम, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्या कहा जाता था तो वह होगा निर्देशों का उपकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अंग्रेजी में है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशों का उपकरण कहा जाता था नीति निदेशक तत्वों को 1935 के भारत शासन अधिनियम में। फिर दोस्तों कह रहा है नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दोस्तों जैसे हम लोग जब भाग 3 पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को, वहाँ हम लोगों ने समझा था कि जो फंडामेंटल राइट्स में यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिन जिन बातों का वर्णन है
सरकार इसे क्या कर सकता है, इसे नागरिकों को देगा ही देगा। यानी कि इसमें जो भी बातें हैं, सरकार नागरिकों से उनके अधिकार को छीन नहीं सकता है। अगर छीन भी रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर उन्हें लागू करवा सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और आप क्या करें, इसको लागू करिए। लेकिन दोस्तों वही भाग 4 में जो भी बातें लिखी हुई हैं 36 से लेकर 51 तक जो बातें लिखी हुई हैं, सर यह डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, सरकार इसे लागू करेगा कि नहीं करेगा। अगर सरकार की मर्जी होगी तो उसे लागू करेगा, सरकार उस स्थिति में होगी लागू करने की तो करेगी। जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बातें हैं। नागरिक ऐसा नहीं कर सकते कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो यह बात किसमें, डीपीएसपी में, सरकार चाहे दे या ना दे। लेकिन आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। तो जो बातें डीपीएसपी में लिखी हुई हैं उसको आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं, यानी कि न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार इसको लागू करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वही चीज़ें भाग 3 में जो हैं मौलिक अधिकार में, वह नागरिकों का मौलिक अधिकार है, सरकार को उसे देना ही देना पड़ेगा, वह अधिकार है। अगर सरकार वह अधिकार नहीं दे रही है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे लागू करवाएगी। लेकिन जो भाग 4 में जो बातें लिखी हुई हैं उसे ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट उसे लागू करवा सकती है। यह सरकार की मर्जी के ऊपर डिपेंड है, इसे लागू किया जाएगा कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसे सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। दोस्तों भाग 4 में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें सामाजिक हितों को, आर्थिक हितों को ध्यान में रखा गया है। इसमें लगभग बहुत सी बातें हैं जिसमें समाज यानी जो समाज है उसमें लोगों का हित हो, आर्थिक हित हो, तो इसीलिए इसे सामाजिक एवं आर्थिक हितों का प्रतीक कहा जाता है। दोस्तों फिर कहता है यह लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, यानी कि एक ऐसा स्टेट यानी कि ऐसा राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब है देश से या सरकार से, ना कि किसी प्रांत से। दोस्तों संविधान में राज्य शब्द का मतलब देश से लिया गया है और सरकार से भी लिया गया है, यानी कि देश चीजें, देश के तर्ज पर काम सरकार करती है, इसलिए हम लोग राज्य को भी, राज्य को देश और सरकार दोनों कहते हैं। इसका एकदम बढ़िया से डिफिनीशन हम लोग पिछले भाग में अनुच्छेद 12 में डिस्कस किए कि राज्य शब्द में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जहां पर लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाता हो, यानी कि हमारे देश के नागरिकों की क्या जरूरतें हैं। अगर उनके पास रोटी नहीं है तो सरकार उन्हें रोटी उपलब्ध करवाएगी, उनके पास रोजगार नहीं है तो सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाएगी, उनके पास मकान नहीं है तो सरकार उन्हें मकान उपलब्ध करवाएगी। यानी कि लोगों का एकदम बढ़िया से ख्याल रखना ये लोक कल्याणकारी राज्य होता है, जहाँ पर लोगों का कल्याण हो, ना कि लोग परेशान हो। तो सरकार का काम क्या है, यहाँ पर लोगों को कल्याण करना, यानी लोगों की समस्याओं को दूर करना। तो यही मतलब होता है लोक कल्याणकारी राज्य का। फिर दोस्तों कहता है यह गांधी दर्शन से संबंधित, जो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह गांधी दर्शन से संबंधित हैं। ऐसे इसमें बहुत सी बातें हैं जो गांधी जी चाहते थे कि क्या हो, हमारे देश में लागू हो, हमारे देश में रहे। वास्तव में अगर डीपीएसपी को अच्छी तरह से धरातल पर उतार दिया जाए तो यह देश देश नहीं बल्कि एक स्वर्ग की तरह महसूस होगा। डीपीएसपी में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसको अगर सरकार एकदम अच्छी तरीके से, एकदम सही नियत से लागू कर दे और यहाँ की जनता एकदम अच्छी तरीके से इसे फॉलो करे तो देश नहीं एक स्वर्ग की भांति होगा। तो दोस्तों अगर पूछ ले कि गांधी दर्शन से संबंधित कौन सा भाग है भारतीय संविधान का, तो भाग 4 यह प्रशासकों के लिए आचार संहिता है। दोस्तों भाग 4 कहता है कि प्रशासकों के लिए आचार संहिता है, यानी कि जिस प्रकार से आचार संहिता में हर चीजें एक तय सीमा में होती हैं, एक नियमबद्ध होती है, उसी प्रकार से कहता है प्रशासकों का आचार संहिता है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 36। क्या कहता है अनुच्छेद 36?
भारतीय संविधान के भाग 4 का पहला अनुच्छेद है, जिसका नाम है अनुच्छेद 36। क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 36 कहता है कि यह अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है, यानी कि राज्य का क्या मतलब होता है, अनुच्छेद 36 से परिभाषित करता है। और इसमें यह भी बात लिखी गई है कि राज्य शब्द का भाग 4 में राज्य शब्द का वही मतलब है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में है। यानी कि जो हम लोग अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को पढ़े थे, वही परिभाषा यहाँ पर भी लागू होता है कि राज्य शब्द का क्या मतलब है। अगर आप लोग राज्य शब्द का मतलब नहीं जानते हैं तो लिंक में दिए गए वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि राज्य शब्द का क्या मतलब होता है अनुच्छेद 12 में, मौलिक अधिकार में। तो अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि राज्य शब्द का वही मतलब है भाग 4 में जो मतलब है भाग 3 के अनुच्छेद 12 में। तो यह था अनुच्छेद 36। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 37 क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 37 में ये पूरी बातें एक तरह मतलब एक ही लाइन में लिखी गई हैं, लेकिन हम लोग इसको टुकड़ों में बांटकर याद करेंगे। जैसे होगा पहला बात, और ये दूसरा, और ये तीसरा। पहला है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जो हम लोग यहाँ देखें कि क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वह चीज लिखा हुआ है अनुच्छेद 37 में। जो हम लोगों ने यहाँ देखा कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वह लिखा है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय इसे परिवर्तित नहीं कर सकता, यानी कि न्यायालय सरकार से इसे लागू नहीं करवा सकता। सरकार की मर्जी होगी तो लागू करेगी सरकार, अगर मर्जी नहीं होगी तो लागू नहीं करेगी। यह सरकार के ऊपर डिपेंड है कि नीति निर्देशक तत्व में जो अधिकार दिए गए हैं यह कब लागू करना है, कब लागू नहीं करना है। इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती और ना ही कोई नागरिक न्यायालय जा सकता है इसके उल्लंघन पर। जो नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक न्यायालय नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय जाते थे, उस प्रकार से यह नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर इसमें क्या लिखा है, देश के शासन हेतु मूलभूत है, यानी कि न्यायालय इसको परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन क्या है, यह देश में शासन हेतु मूलभूत है। जो देश का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसको चलाने के लिए क्या है, नीति निर्देशक तत्व जरूरी है। यह कहता है अनुच्छेद 37, यह नीतियां बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी गई हैं, अगर सरकार जो नीतियां बनाएगी, जो नियम बनाएगा, जो कानून बनाएगा, उन सबको बनाते समय इन सब बातों को ध्यान में रखेगा कि हमारे देश की क्या क्या जरूरतें हैं। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई बातें हैं, इनको भी ध्यान में रखकर नीतियां बनाएगा सरकार। तो यह था अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन देश के लिए के शासन के मूलभूत हैं। नीतियां बनाते समय राज्य इन सभी बातों को ध्यान में रखेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में। क्या कहता है अनुच्छेद 38? दोस्तों अनुच्छेद 38 पहला बात कहता है 38 का एक, राज्य इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके तथा लोक कल्याण किया जा सके। यानी कि इसका मतलब है दोस्तों कि राज्य यानी कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएगा जिससे क्या सामाजिक, सामाजिक मतलब कि समाज में सभी लोग क्या एक समान हो, उनसे कोई भेदभाव ना हो, किसी को जातिगत आधार पर, आर्थिक आधार पर या राजनैतिक आधार पर समाज में कोई भेदभाव ना हो। और दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है, जो खाइयां हैं, सरकार क्या अगर उसे पाटने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक वर्ग पूरा बहुत ज्यादा अमीर होता चला जाए और देश का जो दूसरा वर्ग है वह एकदम गरीब होता चला जाए। एक वर्ग के पास ऐसा ना हो कि देश की दुनिया की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों और दूसरे वर्ग के पास ऐसा ना हो कि उसे एक वक्त का रोटी, सही से शिक्षा और कपड़े ना मिल सकें। यानी कि क्या करेगा, राज्य गरीब और अमीर के बीच की जो खाइयां हैं
उसे पाटने की कोशिश करेगा या कम करने की कोशिश करेगा। फिर होता है राजनीतिक न्याय। दोस्तों राजनीतिक न्याय से मतलब है कि प्रशासन के हिस्से में, शासन में सभी की भागीदारिता हो। जो देश में शासन चलाया जाता है, जिसके द्वारा देश में शासन चलाया जा रहा है, उस शासन में सभी का भागीदारिता हो, यानी कि हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोगों को, गरीब को, अमीर को, क्या सबको भागीदारिता सुनिश्चित किया जा सके, बिना किसी का आर्थिक बैकग्राउंड, बिना किसी का सामाजिक बैकग्राउंड, और ना ही उसे गरीबी या अमीरी या धर्म के आधार पर ऐसा ना हो कि उसे राजनीति में हिस्सा नहीं दिया जाए। तो राजनीतिक न्याय से मतलब यही होता है कि शासन की जो प्रक्रिया है उसमें सभी को हिस्सेदारी मिले। ये है 3 न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी किया गया है, यानी कि प्रियम्बल में भी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का उल्लेख है। अगर ऐसा पूछ ले कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में और है, तो वह होगा दोस्तों अनुच्छेद 38। और डीप में पूछेगा तो अनुच्छेद 38(1). अनुच्छेद 38 एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें इन तीनों न्याय का उल्लेख है। इन तीनों न्याय का उल्लेख एक साथ अनुच्छेद 38 एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें उल्लेख है। प्रस्तावना में भी है, लेकिन प्रस्तावना में कोई अनुच्छेद नहीं है। अगर अनुच्छेद की बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, तो वह है अनुच्छेद 38। और लोक कल्याण किया जा सके, यानी कि इन सब की सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी बने कि लोगों का क्या हो, कल्याण हो सके, जो देश की जनता है उनका हित हो सके। इस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। लेकिन क्या तीनों न्याय का उल्लेख क्या है, इन तीनों न्याय का उल्लेख केवल इसी अनुच्छेद में है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख केवल इसी अनुच्छेद में है और प्रस्तावना में भी है। फिर अनुच्छेद 38(2) क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 38(2) कहता है दोस्तों, राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा लोगों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की असमानता को कम करेगा। यानी कि अनुच्छेद 38(2) कह रहा है कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा, यानी कि आय की असमानता से मतलब है कि ऐसा नहीं कि अमीर के पास सभी पैसे चले जाएं, यानी क्या एक वर्ग के पास देश की सभी संपत्तियां, यानी कि मैक्सिमम संपत्तियां किसी खास वर्ग के लोगों के पास हो, या देश के चंद लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति हो जाए और देश के बहुसंख्यकों के पास बहुत कम संपत्ति रहे। तो क्या करेगा सरकार कि ऐसी इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाए कि ऐसा ना हो कि सभी के कुछ लोगों के पास देश की सभी संपत्ति हो जाए और बहुत लोगों के पास कम संपत्ति रहे। ऐसा करेगा कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए और गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए। तो क्या करेगा, दोनों के बीच की खाइया को पाटने की कोशिश करेगा, दोनों के आय की असमानता को कम करेगा। जो आय के बीच का अंतर, जो कमाई का अंतर है गरीब और अमीर के बीच का, राज्य कम करने की प्रयास करेगा कि क्या गरीब इतना भी कम पैसा ना कमाए कि उसका जीवन निर्वाह ना हो सके, और अमीर इतना भी ज्यादा पैसा ना कमाए कि उसका क्या करे। तो क्या करेगा सरकार, इन दोनों के बीच के जो आय का, जो पैसों का है, उसको खाइयों को पाटेगा। इसलिए सरकार क्या करता है, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों के हितों को संरक्षण करता है। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। और फिर कह रहा है कि प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस, इज्जत जिसे कहते हैं देसी भाषा में, इज्जत, सुविधा यानी कि फैसिलिटी तथा अवसरों की असमानता को कम करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को बेइज्जत किया जाए, किसी की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया जाए, किसी के स्टेटस को नुकसान पहुंचाया जाए। तो सरकार ये इसका करेगा, कम करेगा कि ऐसा ना हो। और सुविधा, ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग के लोगों के पास ही सभी देश की सारी सुख सुविधाएं क्या सिर्फ अमीरों के पास हो। सरकार क्या करेगा, गरीबों के लिए भी सुख सुविधाएं करेगा। और तीसरा है अवसर। ऐसा नहीं है कि अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों को ही देश की शासन प्रक्रिया में, देश की नौकरियों में और अन्य चीजों में ज्यादा अवसर मिले। सरकार ऐसा करेगा कि सभी को समान अवसर, चाहे अमीर हो गरीब हो, क्या सभी को समान अवसर मिले, हर चीज में, हर भागीदारिता में समान अवसर मिले। क्या करे, इसको असमानता को कम करेगा। लेकिन दोस्तों प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी किया गया है। प्रतिष्ठा प्रस्तावना में भी
प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख है, लेकिन इसमें असमानता लिखा है, यानी कि असमानता को कम करेगा, या समानता को बढ़ाना या असमानता को कम करना, बात वही होता है। तो अगर पूछ ले कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किसमें है, तो प्रस्तावना में भी है और अनुच्छेद 38 के 2 में भी है। अनुच्छेद 38 के 2 में प्रतिष्ठा यानी कि प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, तीन चीज का उल्लेख है। प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधा का उल्लेख है अनुच्छेद 38(2) में। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 38(2) समझ में आया होगा। फिर दोस्तों अनुच्छेद 39 कहता है, दोस्तों वैसे तो अनुच्छेद 39 6 बातें कहता है। अनुच्छेद 39 जो है यह 6 बातें कहता है। देखते हैं, इस अनुच्छेद में 6 बातों का वर्णन है। कितनी बातों का वर्णन है? अनुच्छेद 39 में 6 बातों का वर्णन है। पहला है, सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को जीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा। दोस्तों चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को जीविका प्राप्त करने का समान अवसर है। जीविका से मतलब होता है जीवन निर्वाह करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो जीवन को जीने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे जीविका कहते हैं। और जीविका प्राप्त करने का सभी को समान अवसर होगा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए कि स्त्री को कम रोजगार प्राप्त करने के अवसर हो और पुरुष को ज्यादा हो, ऐसा नहीं होगा। सरकार क्या करेगा कि सभी को समान अवसर देगा जीविका प्राप्त करने का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यह कहता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 से पहला बात क्या है? सभी स्त्रियों और पुरुषों को जीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा। फिर दूसरा बात कहता है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से हो जिससे सभी का हित हो सके। यानी कि हमारे देश में जो भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे पहाड़, नदियां, कोयले, सोना, चांदी, यानी कि जो भी चीजें मिलती हैं, कोयला, इन सभी का सरकार इस प्रकार से उपयोग करेगी कि क्या सामूहिक हित हो सके, या सभी लोगों का हित हो। जो देश के सभी जनता हैं और देश के जो भौतिक संसाधन है, सरकार इनका इस्तेमाल इस प्रकार करे कि देश के जनता का हित हो सके, जो देश के सभी जनता है उनका हित हो सके। ऐसा ना करे कि सरकार कि कोयले का खदान किसी खास व्यक्ति को दे दे, केवल उसी का हित हो, या पेट्रोलियम का खदान किसी अलग व्यक्ति को दे दे, या नदियों के पानी अलग दे दे, या सड़कों का इस्तेमाल अलग इस तरीके से किया जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारे देश के जो संसाधन है उस पर सभी लोगों का समान अधिकार है, और सरकार इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएगा कि सभी लोगों का समान हित हो सके, यानी कि सभी का फायदा हो उन सब चीजों से जो हमारे देश में भौतिक संसाधन है। ये था दूसरा बात। और तीसरा बात क्या कहता है अनुच्छेद 39? अनुच्छेद 39 कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित की जाए कि जिससे धन एवं उत्पाद का केंद्रीकरण ना हो सके। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि आर्थिक व्यवस्थाएं यानी कि इकोनॉमिकल सिस्टम इस प्रकार से ऑपरेट किए जाएंगे, यानी कि संचालित किए जाएंगे कि क्या हो, सभी का हित हो सके। इस संचालित की जाए कि जिससे धन एवं उत्पाद का केंद्रीकरण ना हो। यानी कि धन और उत्पाद का केंद्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि आर्थिक व्यवस्थाएं इस प्रकार से बनाई जाएं कि हमारे देश के मैक्सिमम संपत्ति जो पैसे हैं वह केवल क्या कुछ लोगों के पास ना रहें। जैसे इस समय है लगभग 73% देश का पैसा केवल 1% लोगों के पास है। तो ये हो गया पैसों का केंद्रीकरण, यानी कि मैक्सिमम पैसे कुछ लोगों के पास हो जाएं, इसे कहता है केंद्रीकरण। यानी कि बहुत सी चीजें एक जगह पर क्या हो जाए, इकट्ठी हो जाएं, मैक्सिमम चीजें क्या एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं, उसे कहते हैं केंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइज्ड। तो क्या धन का सेंट्रलाइज्ड ना हो, यानी कि कुछ लोगों के पास ही सब संपत्तियां ना हो। संपत्ति जिस पर यानी कि सभी लोगों में सही तरीके से संपत्ति का बंटवारा हो, सही से संपत्ति का उपयोग हो। अगर कुछ लोगों के पास देश की संपत्तियां हो जाएंगी तो कुछ लोग ही बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और देश की सभी जनता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगी। तो सरकार इस प्रकार से व्यवस्था बनेगी कि गरीब क्या हो, बहुत ज्यादा गरीब ना रह जाए और अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए। तो होता है। और उत्पाद का मतलब है कि चंद लोगों के पास ये देश का प्रोडक्शन करने की क्षमताएं ना हो। ऐसा नहीं कि एक दो लोगों के पास ही देश की सभी चीजों का उत्पादन कर रहे हो, सभी चीजों प्रोडक्शन कुछ लोग ही कर रहे हो, बल्कि मैक्सिमम लोग सभी चीजों का प्रोडक्शन करें। इस प्रकार का व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी। यह थी तीसरी बात।
और 39 अनुच्छेद 39 चौथी बात कहता है, सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि चौथा बात कहता है अनुच्छेद 39 की सभी स्त्री और पुरुष को लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि मान लो एक पुरुष और एक स्त्री का टीचर बन गए और दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों का ज्वाइनिंग सेम डे पर हुआ है और दोनों का जो पढ़ाने का स्तर है, यानी कि कोई 10 तक पढ़ा रहा था, तो अगर पुरुष 10 तक पढ़ा रहा है तो महिला भी 10 तक पढ़ा रही है और सेम सब्जेक्ट भी पढ़ा रही है और सेम टाइम तक पढ़ा रही है, तो इन दोनों के वेतनों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा, इन दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यह कहता है अनुच्छेद 39 का चौथा बात। फिर अनुच्छेद 39 का पांचवा बात है, सभी स्त्री एवं पुरुष कार्मिकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो। यानी कह रहा है कि सभी स्त्री एवं पुरुषों, जो सभी स्त्री और पुरुष कार्मिक है, कार्मिक का मतलब होता है कर्मचारी, जो भी चाहे स्त्री कर्मचारी हो, चाहे महिला कर्मचारी हो या पुरुष कर्मचारी हो, के स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ को तथा उनके शक्ति को यानी कि उसकी क्षमता को तथा जो बालक होंगे यानी जो बच्चे होंगे उनकी जो सुकुमार अवस्था होगी, सुकुमार अवस्था मतलब बच्चे इस अवस्था में होते हैं कि वो क्या सुकुमार होते हैं, यानी कि बहुत नन्हे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, तो क्या उनके का मैच्योरिटी यानी कि इमेच्योरिटी का दुरुपयोग सरकार यानी कि नहीं करेगी, यानी कि इस प्रकार व्यवस्था बने कि उनका दुरुपयोग ना हो सके। यानी कि ऐसा होता है कि बहुत कम उम्र के बच्चे ऐसा-ऐसा कार्य करते हैं, जिस उम्र में वह कार्य करने लायक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को कोयले की खदान में लगा दिया जाए कार्य करने के लिए, यानी कि ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि जिससे उसके स्वास्थ्य और आयु के खिलाफ हो। अनुच्छेद 39 का यानी कि यह भी बात कहता है कि लोग विवश होकर यानी कि मजबूरी में ऐसा कोई कार्य ना करें, जिससे क्या उनके स्वास्थ्य को और आयु के खिलाफ हो। तो यही कहता है पांचवा बात, सभी स्त्री एवं पुरुष कार्मिकों यानी कि सभी स्त्री और पुरुष कर्मचारी स्वास्थ्य एवं शक्ति, उनका अपना स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यानी कि उनके स्वास्थ्य अगर सही है तो ही काम करें, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो काम ना करें, और बालकों का जो दुरुपयोग है वह ना हो, कि बालकों को जो बालक जो कार्य करने लायक नहीं है उन बालकों से भी कार्य करवाया जाए, ऐसा ना हो, सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखे। तो यह था 5 बातें। हम लोग अभी देखते हैं 6वां बात, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। दोस्तों अनुच्छेद 39 में जो 6वीं बात है वह है कि बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि जो देश में बच्चे होंगे उन्हें स्वतंत्र एवं गरिमा युक्त यानी कि उनके अनुसार उनके अनुकूल वातावरण क्या किया जाए उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्हें स्वास्थ्य विकास एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। दोस्तों जो उनका स्वास्थ्य हो, उनके स्वास्थ्य का विकास हो सके, उनके शारीरिक जो विकास हो सके, यानी कि बालकों के लिए यह अनुच्छेद यानी कि 39 का 6वां बात संबंधित है कि बालकों को स्वास्थ्य का विकास हो सके, ऐसा भी वातावरण उपलब्ध है करवाया जाएगा तथा उन्हें सुविधाएं दी जाएगी कि उनका विकास अच्छे तरीके से हो सके तथा उनके शोषण तथा आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाएगी तथा दोस्तों उनको शोषण से भी बचाया जाएगा। जो बच्चे होंगे बच्चों का शोषण ना हो सके देश में, इस हिसाब से भी उसे बचाया जाएगा, उनका शोषण से रक्षा की जाएगी, यह बात कहता है। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है। अनुच्छेद 39 ए दोस्तों अनुच्छेद 39 ए को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। क्या कहता है अनुच्छेद 39 ए? यह कहता है कि राज्य सभी लोगों को समान न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। यानी कि समान न्याय, सभी लोगों को समान न्याय से मतलब है दोस्तों कि चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो या पावरफुल हो या सांसद का लड़का हो या मंत्री का हो या किसी गरीब व्यक्ति हो, उसको समान रूप से न्याय मिलेगा। यह होता है समान न्याय का मतलब। और विधिक सहायता का मतलब होता है विधिक सहायता, यानी कि दोस्तों देश में ऐसा बहुत सा वर्ग है, बहुत से लोग हैं
जो एक अच्छा वकील हायर नहीं कर सकते हैं अपने केस के लिए, तो सरकार क्या करेगा, उन्हें वकील उपलब्ध करवाएगा, उनका केस को लड़ने के लिए वकील उपलब्ध करवाएगा। इसीलिए कहते हैं इसे विधिक सहायता। यह था अनुच्छेद 39A। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 40। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है दोस्तों, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा। जो ग्राम पंचायतें हैं, स्थानीय स्तर पर जो पंचायतें हैं, उन्हें संगठित करेगा। जो गांव के स्तर पर शासन करेंगे उन्हें संगठित करेगा, तथा उन्हें ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार देगा जिससे वह स्वायत्त शासन की इकाइयां, स्वायत्त शासन का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयां बन सके, कि दोस्तों वह लोग अपने में क्या हो, एक प्रकार की गवर्नमेंट हो, जो पंचायतें हों अपने में एक प्रकार की गवर्नमेंट हो, उनको ऐसा प्राधिकार होना चाहिए। यह कहता अनुच्छेद 40, यानी कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगर पूछ ले कि यह अनुच्छेद 40 किस विचारधारा संबंधित, किसके दर्शन से संबंधित है, तो वह गांधी जी के ग्राम स्वराज से संबंधित है। अनुच्छेद 40 यानी ग्राम पंचायत गांधी जी के ग्राम स्वराज से संबंधित है। यह गांधी जी का सपना था, ग्राम पंचायतें। यह बात कहता है अनुच्छेद 40। अब लोग समझते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहते दोस्तों, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए काम, शिक्षा एवं सहायता उपलब्ध करवाएगा। यानी कि राज्य यानी कि सरकार की जितनी सामर्थ्य होगी, सरकार की जितनी आर्थिक सामर्थ्य होगी और विकास की सीमाएं, यानी कि सरकार की आर्थिक सामर्थ्य और विकास, यानी कि देश का विकास क्या हो, बाधित ना हो, उसके भीतर रहते हुए लोगों को काम देगा, यानी कि काम उपलब्ध कराएगा। काम मतलब रोजगार उपलब्ध करवाएगा। लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके पास 10 रुपए और 200 रुपए का शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए, सभी यूनिवर्सिटीज खोल दे और वहाँ पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर के देने के पास सैलरी ना रहे, जो वहाँ प्रोफेसर पढ़ाएंगे उनको सैलरी देने के पैसे ना रहें, तो राज्य क्या करेगा, जिसका जितना उसकी आर्थिक सामर्थ्य होगी और देश का विकास बाधित ना हो, उसके भीतर रहते हुए काम, शिक्षा तथा सहायता, सहायता का मतलब तो सब्सिडीज, जो कई चीज़ों पर सब्सिडी दी जाए, कृषि सब्सिडी, कृषि की चीज़ों पर सब्सिडी दिया जाता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों पर क्या सरकार सहायता देती है, बिजली पर, सोलर पैनल पर जो सहायता देती है, यह सरकार आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमा में रहकर करेगी। यानी कि सरकार क्या करेगी, अपने आर्थिक सामर्थ्य और अपना आर्थिक सामर्थ्य तथा विकास की सीमाओं में रहते हुए काम, शिक्षा तथा सहायता उपलब्ध करवाएगा एवं बुजुर्ग, बीमार एवं निःशक्तों की सहायता करेगा। जो दोस्तों जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बेरोजगार हैं, उनको क्या करेगा, सहायता उपलब्ध करेगा। बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्ग को पेंशन, बीमार को स्वास्थ्य की चीजें और निःशक्तों को अलग प्रकार की सहायताएं उपलब्ध करवाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 41। फिर इसका होता है अनुच्छेद 42। उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 41 समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 42। दोस्तों अनुच्छेद 42 कहता है, राज्य कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा। यानी कि ऐसा कार्य राज्य उपलब्ध कराएगा जो न्याय संगत हो। न्याय संगत मतलब व्यक्ति के अनुसार हो, व्यक्ति का जिस प्रकार का क्वालिफिकेशन है, जिस प्रकार की योग्यता है, यानी कि व्यक्ति के योग्यता के अनुसार उसे काम उपलब्ध करवाएगा। और मानवोचित दशा होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कार्य जो मानव कर सके, यानी कि मानव के लिए सही हो। दोस्तों इसी अनुच्छेद में प्रसूति सहायता का भी उल्लेख है। जो प्रसूति सहायता, जो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टियां दी जाती हैं, जो अगर कोई महिला कार्य कर रही है, कोई नौकरी कर रही है, तो प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टियां दी जाती हैं, तो उसका भी उल्लेख अनुच्छेद 42 में है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 43 क्या कहता है। अनुच्छेद 43 उसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। यानी कि दोस्तों जीवन निर्वाह हेतु मजदूरी मतलब होता है कि जीवन जीने के लिए, यानी कि पहले हम लोग समझते हैं जीवन निर्वाह होता क्या है। तो जीवन जीने के लिए
जो काम किया जाता है उसे कहते हैं जीवन निर्वाह। तो जितने ज़रूरत होते हैं जीवन को जीने के लिए, यानी कि एक बेसिक नीड्स, हर इंसान की एक बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, वह पूरा हो सकें। उतना क्या करेगा, कम से कम उतना मज़दूरी राज्य उपलब्ध करवाएगा व्यक्ति को कि व्यक्ति की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। कम से कम उतना करवाएगा। तथा राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा। यानी कि जो कुटीर उद्योग हैं, उनके स्थापना को बढ़ावा देने का कार्य करेगा राज्य। जो छोटे-छोटे उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने का कार्य करेगा राज्य। दोस्तों, यह अनुच्छेद 43 गांधी दर्शन से संबंधित है। गांधी जी कुटीर उद्योग के बहुत बड़े पक्षधर थे। वह चाहते थे कि भारत गाँवों का देश है और गाँवों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हों भारत के नागरिकों के लिए, जिससे उन्हें बाहर ना जाना पड़े अपना गाँव को छोड़कर। उन्हें रोजगार उपलब्ध हो, इसी को कहते हैं कुटीर उद्योग। यह गांधीवाद से संबंधित है, यानी कि गांधी जी के दर्शन से संबंधित है अनुच्छेद 43। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 44। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44। दोस्तों, अनुच्छेद 44 एक समान यानी कि समान नागरिक संहिता का बात करता है, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, कि जो राज्य यानी कि जो सरकार है हमारा, वह पूरे भारत में एक प्रकार के कानून को लागू करने का प्रयास करेगा कि सभी के लिए एक प्रकार के कानून हो, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए हर मामले में एक प्रकार के कानून हो। अभी भी दोस्तों कई मामलों में हिंदू के कानून अलग, मुस्लिम कानून अलग। कुछ लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून मानते हैं शादी, विवाह, तलाक और गोद लेने के संबंध में, और हिंदू लोग का अलग मानते हैं। हिंद तो अनुच्छेद 44 यही कहता है कि सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी, किस प्रकार किसी शादी होगी, कैसे विवाह होगा, कैसे तलाक होगा, कैसे गोद लिया जाएगा, इन सब के नियम क्या हों, एक समान। इसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता, कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून हों। दोस्तों, अनुच्छेद 44 में एक केस था जिसका नाम है सायरा बानो बनाम भारत संघ। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में तीन तलाक मुस्लिम धर्म में एक तलाक का फेमस रिवाज है, तीन तलाक, जिसमें 3 बार तलाक 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 बोल दिया जाता है और पति पत्नी का तलाक हो जाता है और एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दोस्तों, 3 प्रकार के तलाक होते हैं, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन और तलाक ए बिद्दत। जो इसमें तलाक ए बिद्दत है, इसमें 3 बार तलाक तलाक बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के मामले को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, यानी कि 3 तलाक यानी तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया, संविधान के अनुसार नहीं है। ये क्या है, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अत्याचार का चीज है। और कहा गया कि केंद्र सरकार यानी कि संसद इस पर कानून बनाए कि जो भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है कि 3 तलाक वाले कानून का, उसे किस प्रकार की सजा दी जाएगी और क्या प्रावधान होंगे। फिर एक मामला था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो। ये सायरा बानो थी जिसमें 3 तलाक को खत्म किया गया था, और यह शाह बानो, ये 1985 का मामला है, जिसमें मोहम्मद अहमद खान अपनी पत्नी शाह बानो को तलाक देते हैं, और उस समय शाह बानो का उम्र 60 वर्ष से अधिक था। और शाह बानो कहती हैं कि इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, दूसरी शादी भी नहीं होगी और हमें तलाक दे रहे, हम कैसे अपना जीवन आगे चलाएंगे, जीवन को निर्वाह कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वहां सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण भत्ता स्वीकार किया गया। इसमें कहा गया कि जो भी मुस्लिम महिलाएं होंगी जिसको तलाक दिया जाएगा, वह चाहे तो भरण पोषण भत्ता अपने पति से ले सकती हैं। तो अनुच्छेद 44 से रिलेटेड 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पहला 3 तलाक को खत्म किया गया, जिसमें सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का मामला था। फिर दूसरा था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो 1985 के मामले में, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण पोषण भत्ता को स्वीकार किया गया था। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 45 को। पहले हम लोग अनुच्छेद 45 में समझेंगे कि
वर्तमान समय में अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है और मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ था। तो दोस्तों वर्तमान समय में अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी कि दोस्तों राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल्यावस्था एवं प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। दोस्तों इसके लिए सरकार ने एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला कि 6 वर्ष से बच्चों के लिए क्या करें, वहां पर शिक्षाएं दें, जिसे प्री स्कूल कहा जाता है। जैसे प्राइवेट में प्री स्कूल होते हैं, वहां पर बच्चे भी खेलने कूदने के लिए जाते हैं। वहां पर क्या केवल शारीरिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, खेलना कूदना अलग प्रकार के उनको खिलाया जाता है। तो इसलिए सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र खोला। आंगनवाड़ी केंद्र का आधार क्या है, वह अनुच्छेद 45। अगर आ जाए प्रश्न में कि आंगनवाड़ी केंद्र का आधार क्या है, वह अनुच्छेद 45। यह वर्तमान समय में अब लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सरकार क्या करेगी, बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्थाएं करेगी, जिसके आधार पर सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र को खोला था। अब मूल संविधान में क्या लिखा हुआ था इसको समझते हैं। मूल संविधान में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी कि मूल संविधान में लिखा हुआ था कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी कि मुफ्त में अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो दोस्तों पहले एक में एडमिशन होता था 6 वर्ष की उम्र में, और 14 वर्ष के उम्र तक यानी कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए क्या करेगा, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह पहले लिखा हुआ था मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। यानी कि दोस्तों 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और जो ये बातें अनुच्छेद 45 में लिखी हुई थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, वहां से हटाकर इसे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ दिया गया। यह बना दिया गया कि शिक्षा क्या, प्रारंभिक शिक्षा अब मौलिक अधिकार है। इसको राज्य जब मौलिक अधिकार बन जाता है तो सरकार को प्रारंभिक शिक्षाएं देनी ही देनी पड़ेंगी। 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था सरकार को करना ही पड़ेगा। तो वर्तमान समय में ही लिखा हुआ है, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 46 के बारे में। क्या कहता है अनुच्छेद 46, इसको समझते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य दुर्बल वर्गों के लिए, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि करेगा। यानी कि दोस्तों राज्य कह रहा है कि अनुच्छेद 46 कि राज्य जो देश के दुर्बल लोग होंगे, जो देश में दुर्बल लोग होंगे, खासकर यानी कि विशेषकर अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के हितों में, अर्थ जैसे हितों में शिक्षा और अर्थ संबंधी, यानी कि उनकी शिक्षा को बढ़ावा देगा और उनके आर्थिक जीवन को बढ़ावा देगा। यानी कि बढ़ावा तो सबके देगा, यानी कि देश में जो कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सभी को, जो दुर्बल लोग हैं सभी के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। लेकिन विशेषकर एससी और एसटी वर्ग के लोगों को भी बढ़ावा देगा, इसमें विशेष बढ़ावा देगा। इसी अनुच्छेद के तहत यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया 10% सामान्य वर्ग के लोगों को। यही अनुच्छेद आधार है अनुच्छेद 46, जिसके तहत 103वां संविधान संशोधन किया गया और सामान्य वर्ग के दुर्बल लोग यानी कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग थे, जो यहाँ पर लिखा है अर्थ संबंधी हितों, इसी अर्थ संबंधी हितों के आधार पर 103वां संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया गया था। फिर कहता है इन वर्गों को
सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से रक्षा करेगा। जो दुर्बल वर्ग हैं उनमें जो सामाजिक अन्याय होते हैं, यानी कि समाज में जो उनके साथ अन्याय होता है, समाज में बराबरी का दर्जा ना देना, एक हीन दृष्टि से देखना, इस प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा। और कोई भी प्रकार सामाजिक शोषण तथा अन्य प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा जो समाज के दुर्बल वर्ग के लोग हैं। यह कहता है अनुच्छेद 46। यानी कि अगर सीधी-सीधी भाषा में कहें तो अनुच्छेद 46 कहता है कि समाज में दुर्बल लोगों के लिए उनके शिक्षा और हित संबंधी जो कार्य उनको क्या करे बढ़ावा देगा, हित संबंधी हितों की बढ़ावा देगा, यानी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। यह कहता है अनुच्छेद 46 विशेषकर एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 47 क्या कहता है। अनुच्छेद 47 दोस्तों, अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, यानी कि पोषाहार स्तर देखा जाए तो जो न्यूट्रिशन होता है, यानी कि दोस्तों पहले समय में हमारे देश में क्या थी, बहुत ज़्यादा कुपोषण का शिकार थे। जो बच्चे होते थे कुपोषण का शिकार होते थे, और कुपोषित बच्चे देश में होना यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा और देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वह बच्चे हर कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं जो देश उनसे एक्सपेक्ट करता है, जो एक अच्छा नागरिक कार्य कर सकता है। तो ये सरकार के लिए बहुत खराब चीज़ है और देश के लिए बहुत खराब चीज़ है। अगर देश में बच्चे कुपोषित होंगे तो देश बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। तो बच्चे कुपोषित ना हों तो इसलिए क्या करेगा, राज्य पोषाहार स्तर को बढ़ावा देगा। इसी लिए राज्य डिलीवरी के समय जो महिलाएँ होती हैं उनको अलग-अलग प्रकार के पोषाहार खाने-पीने की वस्तुओं प्रोवाइड करता है, और बच्चा जब तक 3 साल, 4 साल या 5 साल तक, यानी जिस प्रकार के नियम पॉलिसीज़ बनेंगे, उस प्रकार तक नहीं, उस एक लिमिट तक बच्चों को सरकार स्वयं कुछ पैसे देती है या उस पैसे के बदले में कुछ अन्य प्रकार के खाने-पीने की वस्तुओं को वितरण करती है कि देश के बच्चे कुपोषित ना हों। उसका आधार यही है पोषाहार स्तर। और जीवन स्तर को बढ़ावा देने का मतलब है कि अलग-अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जीवन को जीने में सरल बनाया जाएगा। जैसे गैस सिलेंडर हो गया, लकड़ी के अलावा गैस सिलेंडर, और अलग-अलग प्रकार के जो जीवन में क्या करेगा, हमें कम मेहनत करना पड़े, इस प्रकार के चीज़ों को क्या बढ़ावा देगी, जिससे जीवन स्तर आगे बढ़ सके। ऐसी चीज़ों को क्या राज्य बढ़ावा देगी जिससे देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो, तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। यानी कि पोषण स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार और स्वास्थ्य स्तर में सुधार। स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के लिए भी सरकार कई प्रकार के पॉलिसीज लाती है, जैसे उसमें आयुष्मान कार्ड हो गया और जेनेरिक दवाइयाँ हो गई। ये सभी लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी-महंगी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं करवा सकते हैं। तो सरकार उनके लिए क्या करती है, आयुष्मान कार्ड लाएगी। तो पहले अलग प्रकार का कार्ड चल रहा था, तो सरकार उन्हें अपने तरफ से पैसे देती है कि आप अपने स्वास्थ्य स्तर को सुधार करें। तो इन सब का आधार भी अनुच्छेद 47 है। और दोस्तों अनुच्छेद 47 यह भी बात कहता है कि राज्य मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर रोक लगाएगा। दोस्तों मादक पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ, नशीली दवाएं और या शराब पर राज्य क्या करेगी, रोक लगाएगी। और जो हानिकारक औषधियां हैं, हानिकारक दवाइयां हैं, उनके भी विक्रय पर रोक लगाएगी सरकार। शराब, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी का आधार भी अनुच्छेद 47 है, जिसमें कहा गया है कि राज्य मादक पदार्थों एवं हानिकारक औषधियों पर रोक लगाएगी। लेकिन ऐसी औषधियों पर रोक नहीं लगाएगी जिनसे क्या करते दवाइयाँ बनती हों, जिनसे जो दवाइयों में प्रयोग आती हैं औषधियाँ, उनके पर रोक नहीं लगाएगी सरकार। तो शराबबंदी का आधार भी क्या, अनुच्छेद 47 है। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 48 क्या कहता है। अनुच्छेद 48 तो अनुच्छेद 48 कहता है राज्य कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करेगा। यानी कि अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि, यानी कि हमारे देश का जो मूल आधार है क्या है, कृषि है। सबसे अधिक रोजगार कृषि में हमारे देश में मिलता है। जो कृषि करते हैं और साथ साथ क्या पशुपालन भी करते हैं, उनको और बेहतरी होती है। तो अनुच्छेद 48 यही कह रहा है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु आधुनिक, यानी कि जो आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करेगा। जो वर्तमान समय में तकनीकें चल रही हैं, इन सब का उपयोग करेगा कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने
के लिए तथा गायों विशेषकर बछड़ों तथा दुधारू पशुओं के नस्लों में सुधार हेतु प्रयास करेगा तथा उनके वध पर रोक लगाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 48 ये भी कहता है कि राज्य गायों विशेषकर बछड़ों तथा दुधारू पशुओं के नस्लों में सुधार हेतु प्रयास करेगा, यानी कि बछड़ों, गायों और जो दुधारू पशुएं हैं उनके नस्लों में सुधार हेतु क्या करेगा, प्रयास करेगा, जिसके तहत अलग अलग प्रकार से लोग वैज्ञानिक टेस्ट करते रहते हैं किस प्रकार से गायों का, भैंसों का क्या दूध में बढ़ोतरी किया जा सके। और एक बात और कहता है अनुच्छेद 48 तथा उनके वध पर जो दुधारू पशु हैं, जो बछड़े हैं, जो गाय हैं, इनके वध पर सरकार रोक लगाएगी। सरकार क्या करेगी, रोक लगाएगी। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बीफ यानी कि गौ का मांस या बछड़ों का मांस के बेचने पर अनुच्छेद 48 के तहत ही प्रतिबंध लगाया गया है कि गाय ना कटे, बूचड़ खाने बंद हो। यह अनुच्छेद 48 के तहत ही किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 48 गायों एवं बछड़ों तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का बात करता है। यह था अनुच्छेद 48। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 48 ए। दोस्तों अनुच्छेद 48 ए को 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया और भारतीय संविधान में जोड़ा गया कि अनुच्छेद 48 ए, एक आर्टिकल जोड़ा गया अनुच्छेद 48 ए, जिसमें कहा गया कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। यानी कि जो हमारे देश के पर्यावरण है उनका क्या करेगा, राज्य यानी कि सरकार उनका संरक्षण करेगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचने देगा जो पर्यावरण है। और वन यानी कि जो जंगल है हमारे देश के, जो वन है उनकी रक्षा करेगा और उस वन में रहने वाले जो वन जीव हैं जैसे शेर, भालू, तेंदुआ, जो अलग अलग प्रकार जो जीव रहते हैं वन में, उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। यह कहता है अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 से यही बात कहता है कि राज्य वन एवं वन जीवों की रक्षा करेगा तथा पर्यावरण को भी संरक्षित करेगा। यह था अनुच्छेद 48 है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले जा सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 49, 50 और 51। फिर समाप्त करते हैं डीपीएसपी को एक ही क्लास में। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 49 क्या कहता है। अनुच्छेद 49 कहता है कि संसद विधि बनाकर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, यानी कि जो दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो बिल्डिंग बने हुए हैं जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब क्या राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। स्मारक स्थान तथा वस्तुओं को संरक्षण करेगा। जो राष्ट्रीय महत्व के वस्तुएं हैं उनको भी क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज़ादी के आंदोलन में थी, वो क्या हुई, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हुई, उनको भी संरक्षित करेगा। जो लाल किला, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ये सब चीजें जो हैं इनको सरकार क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा, यानी कि इसकी रक्षा करेगा। यह कहता है अनुच्छेद 49। तथा उनके विनाश, उनका क्या विनाश ना, उनको खत्म ना किया जाए, तथा विरूपण का मतलब होता है उसके रूप को परिवर्तित ना किया जाए। जैसे वर्तमान समय मान लो लाल किला लाल कलर का है, ऐसा ना किया जाए उसे लाल किला को क्या नीला कर दिया जाए या उसमें अलग बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसका विरूपण भी नहीं किया जाएगा, ना विनाश किया जाएगा, ना विरूपण किया जाएगा। तथा निर्यात से संरक्षण प्रदान करेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनका निर्यात पर भी रोक लगाएगा राज्य। यह कहता है अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के चीजों से संबंधित है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 50। दोस्तों अनुच्छेद 50 क्या करता है, ये लोक सेवाओं से न्यायपालिका यानी कि जो कोर्ट है उनको कार्यपालिका से अलग करता है। जो दोस्तों सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसका रिव्यू करती है कि यह कानून सही है कि नहीं। तो यह कह रहा है कि लोक सेवाओं से न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। अनुच्छेद 50 कहता है कि लोक सेवाओं से न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा कौन, राज्य। यह हो गया अनुच्छेद 50। अब हम लास्ट अनुच्छेद देखते हैं डीपीएसपी का, जिसका नाम है अनुच्छेद 51। यह कहता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। जो हमारे देश की सरकार होगी ये अंतरराष्ट्रीय
शांति, यानी कि क्या विश्व में शांति हो, लोग सुरक्षित रहे, क्या करें, इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देगी कि भारत की तरफ से कोई अंतरराष्ट्रीय दुर्घटनाएं या घटनाएं ना हो, या भारत की तरफ से विश्व में कोई अशांति ना फैले। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा। जो जो देश हैं, जैसे मान लो भारत, पाकिस्तान, अफगान, इस सब देशों के बीच क्या करेगा भारत कि अंतरराष्ट्रीय सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा, यानी कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा, यानी कि भारत विदेशों के साथ अपना अच्छा सम्मान और व्यवहार रखेगा, यानी कि हम किसी को का निरादर नहीं करेंगे, हम सबका सम्मान एवं व्यवहार करेंगे। यह भी कहता है अनुच्छेद 51। फिर कहता है अंतरराष्ट्रीय विधि एवं समझौते तथा बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़े। यह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, जैसे वियना सम्मेलन हो गया, और प्रकार के जो सम्मेलन, जो यूएन के समझौते होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से क्या करना है, जो अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी यानी जो संधियां होती हैं तथा जो अंतरराष्ट्रीय बाध्यता होती हैं, उनका क्या करे भारत सम्मान करेगा, कि नहीं उनके खिलाफ भारत जाएगा। अगर सही चीजें हैं तो भारत उनका सम्मान करेगा, अगर सही चीजें हो रही हैं उनका आदर भी करेगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यता से हो प्रोत्साहित करेगा, यानी कि इसके कहने का मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय विवाद हैं, मान लो भारत का विवाद पाकिस्तान से है, किसी नदी को लेकर हो गया, मान लो सिंधु नदी को लेकर विवाद हो गया, तो क्या करेगा इसने कि युद्ध कर ले, तो दोनों लोग बैठकर अपना मध्यस्थता से बातचीत करके अंतरराष्ट्रीय विवादों का समझौता करेंगे। यह भी कहता अनुच्छेद 51। दोस्तों अनुच्छेद 51 ही भारत के विदेश नीति का आधार है। भारत की विदेश नीति किस प्रकार से होगी, इसका आधार अनुच्छेद 51 ही है। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही कम समय में हमने पूरा डीपीएसपी को कवर किया है। ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे प्रेसिडेंट को, मात्र एक ही क्लास में प्रेसिडेंट की सभी शक्तियां, सभी हर चीज़, यानी कि कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं यूपीएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी एग्जाम्स हो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई भी वनडे एग्जाम्स हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।